हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार भी स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकुर में। आज हम देखेंगे यूकेएसएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित एमसीक्यू। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस प्रजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है। तो ये है आपका किरात जनजाति। किरात जनजाति को थारू जनजाति अपना पूर्वज मानती है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो थारू जनजाति है यह उत्तराखंड की या फिर कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति है और ये सबसे अधिक उधम सिंह नगर में निवास करती है। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा ये जो थारू जनजाति है ये राजस्थान के थार महोत्सव से आकर यहाँ पर बसी थी, इसलिए इसका नाम थारू पड़ा। और ये जनजाति अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा थारू जनजाति होली के अवसर पर खिचड़ी नृत्य करती है और विधवा विवाह के समय लठ भरवा भोज भी दिया जाता है इनके यहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा विवाह की 3 तिथि पट्टी ये भी थारू जनजाति में ही प्रचलित है। और बजहर नामक त्यौहार थारू जनजाति की महिलाओं में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो यहाँ पे दिया गया है ये कोल, अगर आपसे पूछा जाता कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी जाति कौन सी है या फिर पुरानी प्रजाति कौन सी है, तो है आपकी कोल। अगर आपसे पूछा जाता उत्तराखंड की सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है, तो जनजाति तो है आपकी भोटिया। और जाति पूछा जाता आपसे या फिर प्रजाति पूछा जाता तो आंसर लगाएंगे आप कोल। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा स्कंद पुराण में ही किरातों को कहा गया है भील। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तरकाशी के भोटिया को सामान्य रूप से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है जाड़। ये जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति को उत्तरकाशी में कहा जाता है जाड़। इसके अलावा पिथौरागढ़ में इन्हें कहा जाता है सोका। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। तो तोलछा और मालछा ये भी भोटिया जनजाति के ही नाम है। चमोली में बोला जाता है इन्हें तोलछा और मोलछा, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, किस वर्ष से ओली में शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएँ शुरू हुई थी। तो ये हुई थी आपकी 1987 में। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपका ओली रज्जू मार्ग है उसकी जो शिलान्यास है वो किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1983 में। यानी जो आपका जोशीमठ ओली रोपवे है उसकी जो शिलान्यास किया गया था वो किया गया था आपका 1983 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा, और अक्टूबर 1993 से वो स्टार्ट हो गया था। बट यहाँ पे पूछा गया है कि शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएँ, या फिर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय स्कीइंग महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1987 में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ से ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। तो यह है आपकी पिंडर नदी। कर्णप्रयाग स्थित आपका चमोली में, यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का। इसके अलावा देवप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का, और रुद्रप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का, और नंदप्रयाग में संगम होता है आपका अलकनंदा और नंदाकिनी का। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जिले में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है आपकी धौली गंगा पर पिथौरागढ़ में। इसके अलावा जो आपको यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलना है, जो आपका बंगोली डैम है, बंगोली डैम आपका स्थित है पिंडर नदी पर चमोली में। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपका सिंगोली भटवाड़ी परियोजना है वो स्थित है मंदाकिनी नदी पर रुद्रप्रयाग में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा टिहरी जो परियोजना है ये आप सभी को पता है भागीरथी और भिलंगना नदी के तट पर स्थित है टिहरी बांध, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपने यहाँ सबसे पहले आपदा प्रबंधन लागू किया था। तो ये किया था उत्तराखंड ने। जो आपका आपदा प्रबंधन एक्ट है ये आया था आपका 2005 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस गठबंधन की सरकार थी? तो ये थी आपकी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसे आप एनडीए भी बोलते हैं। ये भाजपा का ही एक संगठन है। तो जो उत्तराखंड जो राज्य निर्माण की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के द्वारा। उसके बाद क्या हुआ, 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 1 अगस्त 2000 को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया और 10 अगस्त 2000 को इसे राज्यसभा ने पारित कर दिया और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। तब जाकर आपका 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हो गया। तो ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रखते हुए चल सकते हैं यहाँ से, जो कांग्रेस पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में। और जो आपकी भाजपा पार्टी है, भाजपा जो पार्टी है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1985 में। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड में प्रथम कुली एजेंसी का संस्थापक कौन था? तो ये थे आपके ठाकुर जोत सिंह नेगी। इनके द्वारा 1908 में प्रथम कुली एजेंसी की स्थापना की गई थी। और जो आपका अनसुईया प्रसाद बहुगुणा दिया गया है, इन्हें जाना जाता है गढ़ केसरी के नाम से। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? तो यह आपकी मधुमिता बिष्ट, इन्हें जाना जाता है बैडमिंटन क्वीन के नाम से। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हंसा मंडाल है इनका संबंध किससे है? तो हंसा मंडाल का संबंध है आपका भारोत्तोलन या फिर वेट लिफ्टिंग से। जो उत्तराखंड से द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है वो है आपकी हंसा मंडाल। 2001 में इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था वेट लिफ्टिंग के लिए। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो चंद्रप्रभा अटवाल है इनका संबंध भी पर्वतारोहण से है, इन्हें माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो तारा रावत है यह है आपकी उत्तराखंड की क्रिकेट खिलाड़ी। तो इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है? तो जो आपका लिपुलेख दर्रा है ये स्थित है आपका पिथौरागढ़ में और ये जोड़ता है पिथौरागढ़ और तिब्बत को। जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो भी लिपुलेख दर्रे से होकर ही गुजरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो आपके किंगरी बिंगरी दर्रे हैं, ये आपसे यही पूछा जा सकता है कि किंगरी बिंगरी क्या है? तो किंगरी बिंगरी क्या है? दर्रा। ये कहाँ स्थित है? ये जोड़ता है आपका चमोली और तिब्बत को। किंगरी बिंगरी दर्रा जोड़ता है आपका चमोली और तिब्बत को। इसके अलावा जो बाराहोती दर्रा है, बाराहोती दर्रा जोड़ता है आपका चमोली और पिथौरागढ़ को, ये भी आपको ध्यान रखना है। वो जो आपका थांगला दर्रा है, थांगला दर्रा जोड़ता है आपका उत्तरकाशी और तिब्बत को। ये उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता चोरी होती दर्रा, तो चोरी होती दर्रा जोड़ता है चमोली और तिब्बत को। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कत्यूरी शासकों ने किस स्थान पर अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी? तो ये की थी आपकी कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, चमोली में। अगर कार्तिकेयपुर ऑप्शन ना रहता और जोशीमठ रहता तो आप लगाते जोशीमठ, क्योंकि जो आपका कार्तिकेयपुर है ये स्थित है आपका जोशीमठ में। इन्होंने इसका नाम इनके जो देवता थे कत्यूरी शासकों के, ये थे कार्तिकेय, इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपनी राजधानी का नाम रखा कार्तिकेयपुर और ये स्थित है आपकी जोशीमठ, चमोली में। कत्यूरी राजाओं के शासनकाल को सांस्कृतिक दृष्टि से उत्तराखंड का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, क्योंकि जो मंदिर या फिर मूर्ति निर्माण हुआ वो सबसे ज़्यादा हुआ कत्यूरी शासकों के समय। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ लेकर गए थे आपके नरसिंह देव। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे कि कत्यूरी शासकों की राजधानी कार्तिकेयपुर से बैजनाथ किसने स्थानांतरित की? तो ये की थी नरसिंह देव ने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कुमेलित विकल्प को चुनिए। जो आपका ज्ञानचंद है, ज्ञानचंद का जो कार्यकाल रहा ये रहा 1698 से लेकर 1708, बिल्कुल सही। दूसरा जो फतेह शाह है, फतेह शाह का कार्यकाल रहा आपका 1684 से लेकर 1716, ये भी सही है। नेक्स्ट है आपका जगतचंद का जो कार्यकाल है ये रहा है आपका 1708 से लेकर 1720, तो यही हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 3। जो प्रदीप शाह है, प्रदीप शाह का कार्यकाल रहा है आपका 1717 से लेकर 1772, ये भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो आपको यहाँ से ध्यान रखना है वो आपको ये ध्यान रखना है, जो
दिल्ली सुल्तान के दरबार में जाने वाला पहला चंद्रवंश का शासक था, वो था ज्ञानचंद। ये गया था फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दी थी गरुड़ की उपाधि, इसलिए इसका नाम पड़ा फिर गरुड़ ज्ञानचंद। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो फतेह शाह हैं, फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न रहते थे। जैसे अकबर और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, ऐसे ही फतेह शाह के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। इसके अलावा फतेह शाह के द्वारा गुरुराम राय को 3 गांव दान में दिए गए, तभी गुरुराम राय के द्वारा देहरादून में गुरुद्वारे की स्थापना की गई। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और जो आपका नेक्स्ट है जगतचंद। जगतचंद के काल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है और जगतचंद के द्वारा ज्वारियों पर कर लगाया गया। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। और फतेह शाह के बाद गद्दी पर बैठे प्रदीप शाह। प्रदीप शाह परमार वंश के 51वें शासक हुए और इनका कार्यकाल बहुत ही शांतिपूर्ण और वैभवशाली रहा। इसीलिए ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आयोग के द्वारा पूछा गया था कि प्रदीप शाह गद्दी पर कब बैठे। तो प्रदीप शाह गद्दी पर बैठे 1717 में। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है किस सन में नेपाल के गोरखाओं ने कुमाऊं पर आक्रमण कर उसे अपने अधीन किया था। तो जो गोरखा थे ये थे आपके नेपाल के। इनके द्वारा जो कुमाऊं पर आक्रमण किया गया था ये किया गया था 1790 में। 1790 में इन्होंने कुमाऊं पर अल्मोड़ा पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया, क्योंकि उस समय चंदों की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति थी। उसका लाभ उठाकर गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर आक्रमण किया और बहुत छोटे से युद्ध के बाद उसे जीत लिया। इसके बाद 1791 में गोरखाओं के द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया, परंतु वे पराजित हुए इस युद्ध में। उसके बाद क्या हुआ, 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आया हुआ था। इसका लाभ उठाकर गोरखों ने पुनः गढ़वाल पर आक्रमण किया और काफ़ी हद तक उसमें सफलता भी पाई। नेक्स्ट जो आपका हुआ यहाँ पे 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह मारे गए और इस प्रकार गढ़वाल और कुमाऊं दोनों पर गोरखों का शासन स्थापित हो गया। यहाँ से आप इतने फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है। तो ये जो कोटेश्वर बांध है इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 400 मेगावाट। ये जो कोटेश्वर बांध है ये स्थित है आपका भागीरथी नदी पर टिहरी में। जो आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना है उसी का ये एक भाग है कोटेश्वर बांध, क्योंकि जो आपकी टिहरी जल विद्युत परियोजना थी वो स्टार्टिंग में थी आपकी 600 मेगावाट की। बाद में रूस से समझौता होने के बाद उसे कर दिया गया। रूस से समझौता हुआ था 1986 में टिहरी बांध को लेकर। तो रूस से समझौता होने के बाद टिहरी बांध परियोजना को कर दिया गया 2400 मेगावाट का और वर्तमान में ये 2400 मेगावाट की ही परियोजना है। और जो टिहरी बांध परियोजना है इसे 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका फूलों की घाटी को। फूलों की घाटी को 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है ये जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना हुई 1982 में और विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है 2005 में। इसके अलावा जो आपका नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई 1982 में और उसे 1988 में विश्व विरासत का दर्जा दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया गया है आपका कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ये एशिया का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1936 में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से। 1957 में इसका नाम प्रसिद्ध पर्यावरण प्रेमी जिम कार्बेट के नाम पर कार्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इसके अलावा जो राजाजी नेशनल पार्क है इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क रखा गया। ये भी ध्यान रखेंगे आप। ये 3 जिलों में फैला हुआ है, हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी। और कार्बेट नेशनल पार्क फैला हुआ है आपका नैनीताल और पौड़ी। पौड़ी में इसका अधिक क्षेत्रफल आता है। और जो आपका गोविंद नेशनल पार्क है ये स्थित आपका उत्तरकाशी में। इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है स्थानीय शासन प्रणाली यानी कि पंचायती राज में उत्तराखंड के किस मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 50% आरक्षण स्वीकृत किया था। तो ये किया गया था भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा 12 मार्च 2008 को। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया कि कब दिया गया था। तो ये दिया गया था 12 मार्च 2008 को। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि महिलाओं को वन पंचायतों में भी 50% ही आरक्षण दिया गया है, जबकि जो सरकारी नौकरियाँ हैं सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण
दिया गया है। ये भी आप फैक्ट्स ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, दूसरे मुख्यमंत्री थे भगत सिंह कोश्यारी और तीसरे या फिर प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे आपके नारायण दत्त तिवारी जी। इतने फैक्ट्स आप यहाँ ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सही उत्तर को चुनिए। जो आपका चरोयो है, चरोयो पहना जाता है, ये आभूषण है जो उत्तराखंड में पहने जाते हैं महिलाओं के द्वारा। जो चरोयो है ये पहना जाता है गले में। इसके अलावा जो धांगुला है ये पहना जाता है हाथ में। और जो आपका फुल्ली है, फुल्ली पहना जाता है आपका नाक में। फुल्ली और बुलांक ये पहने जाते हैं आपके नाक में। तो यहाँ पूछा गया था कौन सा सही है, तो सही है आपका कंडवा, क्योंकि जो आपका कंडवा है या फिर कंडवा को बोला जाता है आपका सुधमन। कंडवा या फिर आपको देखने को मिलेगा ये सुधमन, ये है आपका पैर का आभूषण। और पोंटा भी आपके यहाँ पे पैर में ही पहना जाता है। इसके अलावा जो आपका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो कान के आभूषण है मूर्खली, बुजनी और तुगियल, ये हैं आपके मूर्खनी, बुजनी और तुगियल, ये हैं कान में पहने जाने वाले आभूषण। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, गढ़वाल एशियंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके राय बहादुर पातीराम। इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में ये लिखा गया है शिव प्रसाद डबराल। शिव प्रसाद डबराल को चारण के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा गढ़वाल का इतिहास ये लिखा गया है हरिकर्ष रतुड़ी के द्वारा, और कुमाऊं का इतिहास लिखा गया है बलिदत्त पांडे जी के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसके अलावा आपको जो राहुल सक्करत्यान है, राहुल सक्करत्यान के बारे में आपको ध्यान रखना है। इनका जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे, और इन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी, इसलिए इन्हें महापंडित के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस स्थान पर सर्वाधिक एकीकृत औद्योगिक इकाइयाँ स्थित हैं? तो ये स्थित हैं आपके यहाँ, आपके लिए बोला गया है यहाँ पे सर्वाधिक, तो सर्वाधिक है आपकी हरिद्वार में। अगर आपसे पूछा जाता कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा औद्योगिक स्थान बड़ा है, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है आपका पंतनगर, बट यहाँ पे पूछा गया है सबसे अधिक कंपनियां कहाँ पे हैं, तो ये आपकी सिडकुल हरिद्वार में। अब चलते हैं नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तराखंड पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनवुड को, क्योंकि इनके द्वारा 1856 में देवीधुरा में समाधियों की खोज की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा था भारत का पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ए कनिंघम को, ये भी आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो ये आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।